नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, जो 24/10/2024 को आपका मिड टर्म का जो पेपर होने वाला है, उसके लिए हम क्वेश्चन पेपर और इसके आंसर की को करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, 3 घंटे का पेपर आपका होगा, 80 नंबर का पेपर होगा। सारे इंस्ट्रक्शन को आप देख लेंगे। पेपर कई खंडों में होगा। ठीक है, तो चलिए चलिए पहले क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी प्रकार से तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर देखना। सारे क्वेश्चन को आप अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे तो एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पर है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया। यहाँ पे ध्यान दें कि जहां पर नहीं रहता उसको अंडरलाइन कर लिया जाता है। ठीक है, आपको बताना कि किस सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बारदोली सत्याग्रह। क्योंकि बाकी जो सत्याग्रह थे, चाहे चंपारण हो या अहमदाबाद हो या खेड़ा है, इन सबका जो नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, लेकिन जो बारदोली का जो है नेतृत्व ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे। क्या करा कि गलत जोड़े की पहचान करना। ये जो जोड़ा बना हुआ है ये गलत है, आपको इसकी पहचान करना है कि कौन सा गलत जोड़ा है। ठीक है, जब यहाँ पर देखते हैं तो संघ सूची जो है ये किसके विषय है, तो विदेशी मामले के, बिल्कुल सही है। ठीक है, बी करा संघ सूची में क्या आता है, बैंकिंग आता है, ये भी सही है। तीसरा है संघ सूची में प्रतिरक्षा, ये भी सही है। और डी कह रहा है कि संघ सूची में सिंचाई, तो ये गलत है, संघ सूची में सिंचाई नहीं आता, इसलिए ऑप्शन आपका क्या है, डी सही हो जाएगा। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संघ सूची सिंचाई, क्योंकि संघ सूची में सिंचाई नहीं आता, क्योंकि इसमें आपको गलत जोड़े का पहचान करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है, ठीक है, जॉलवेराइन के संदर्भ में सही है, आपको ध्यान देना है। तो यह एक शुल्क संघ था, इसने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 30 से 2 कर दी। इसकी स्थापना 1834 में प्रस्ताव की पहल पर की गई थी। अब आपको बताना है कि इन तीनों कथनों के आधार पर कौन से कथन सही है। ठीक है, तो देखिए आपका ये जो पहला कथन ये भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा किस में दिया है, ऑप्शन डी में, तो ये बिल्कुल ये डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं बच्चों। यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफी ऊंचा है। तो किस देश में महिलाओं की जो भागीदारी का जो स्तर ऊंचा है आपको बताना है यहाँ पर। तो इन चारों में से जो है सबसे ऊंचा अगर है किसी का, वो स्वीडन का है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इंग्लिश में बच्चे जो होंगे वो इंग्लिश का ही देख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी असंगठित क्षेत्र की विशेषता नहीं है। देखिए आपको बताना है कि कौन सी विशेषता यहाँ पर असंगठित क्षेत्र की नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सवेतन छुट्टी। क्योंकि देखिए जो असंगठित क्षेत्र होता है, जो सरकार के नियंत्रण में नहीं होता है, वहां पर क्या काम के नियमित घंटे नहीं रहते हैं, असुरक्षित रोजगार यानी कभी आपको निकाल सकते हैं, बीमार होने पर जो अवकाश की सुविधा भी नहीं मिलती है। ये तो सारे सही है, लेकिन इसमें दिया सवेतन छुट्टी, यानी कि पैसा देकर छुट्टी करना। ये जब आप छुट्टी करेंगे तो उसके पैसे मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय श्रीलंका में बहुसंख्यक है। तो श्रीलंका में जो सबसे ज्यादा बहुसंख्यक है वो आपने देखा होगा सिंगली है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए 7 क्वेश्चन को देखते हैं हम। निम्नलिखित में से शरीर द्रव्यमान सूचकांक BMI ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है, आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 इसका जो सूत्र है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा कि व्यक्ति के वजन को उसकी ऊंचाई से भाग देंगे। ठीक है, तो जल्दी देखेंगे। 7 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 6 क्वेश्चन का राइट आंसर आपने देखा है सिंगली हो जाएगा। 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर था सवेतन छुट्टी। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर मृदा की पहचान करिए। देखिए ये सारी विशेषता है, इनको पढ़ने के बाद इसके बाद आपको आंसर चूज करना है। ठीक है, विशेषता क्या कि ये मृदा आमतौर पर रेतीली और लवड़ी होती है।
ठीक है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। तो अब देखिए ये दो जो विशेषता है ना, इन विशेषता के आधार पर आपको बताना कि कौन सी मिट्टी है। तो यहाँ पर इसकी जो विशेषता होती है ये मरुस्थलीय मृदा की विशेषता होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 9 को देखते हैं। क्या कहा जा रहा है? जेम्स वाट डैश द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किया और 1781 में नए इंजन को पेटेंट करा लिया। यानी वो कौन सा व्यक्ति था जो जेम्स वाट के इंजन में सुधार करके 1781 में एक नया इंजन बनाया था? तो उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उसका नाम है न्यूकॉमेन। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आगे देखिए क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि रमेश के राज्य के ज्यादातर भाग में काली मृदा पाई जाती है। बताइए रमेश निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का संभवतः निवासी होगा? यानी देखिए काली मृदा पाई जाती है। अब काली मृदा कहाँ पर पाई जाती है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए जो काली मृदा है ना आपको पाई जाती है ये महाराष्ट्र गुजरात के एरिया में उधर पाई जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए और हाँ एक बात ध्यान रखेंगे, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं और यह कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। ये आप सबको पता होना चाहिए कि काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहते हैं, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे दोस्तों कि 1917 में कलकत्ता, जिसको कोलकाता भी कहते हैं, देश की पहली जूट मिल लगाने का श्रेय किसको दिया गया था? आपको ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा जल्दी बताएंगे आप। ऑप्शन डी सही है कि सेठ हुकुमचंद। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी हो रहेगी। आज सभी लोग वीडियो को पूरा देख रहे होंगे, लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 12 यहाँ पर है कि सही मिलान की पहचान करना। ये देखिए जो मिलान है ना ये आपको उसमें सही का पहचान करना है, इसमें बहुत सारे गलत भी दिया है। ठीक है, देखिए अब देखते हैं कि तृतीय क्षेत्र के मत्स्य पालन। देखिए तृतीय क्षेत्र में मत्स्य पालन नहीं आता, जो मत्स्य पालन है आपके है ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है मत्स्य पालन, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तृतीय क्षेत्र में कृषि, देखिए ये भी क्या है, ये भी प्राथमिक में आता है, इसलिए ये भी गलत आपका हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र विनिर्माण, ये देखिए आपका क्या है सेकेंड क्षेत्र में आता है, इसलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र में चिकित्सा, ठीक है, तो तृतीय क्षेत्र में आपके चिकित्सा यहाँ पर आ जाएगा, तो बिल्कुल ये यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि यह तृतीय क्षेत्र में आता है, इसलिए आप देखोगे तो ऑप्शन डी है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बेहतर हो रही होगी। 13 क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट टाइगर की आरंभ किस वर्ष किया गया था? बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, इस पर आपको समय देना नहीं है ज्यादा है, तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही जाएगा 1973 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है? देखिए ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपरों में सीधे पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए कि किसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ये इंग्लिश के क्वेश्चन है, आप इसको देख लेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। ठीक है, कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के सही क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये जो घटनाएं हैं ना, इन घटनाओं को आपको सीरियल वाइज से लगाना है। ठीक है, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब था ये 1900 लगभग देखा जाए तो ये शायद 31 में हुआ था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था ये 1930 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था और साइमन कमीशन जो भारत का आया था 1928 में आया था। अब आपको सीरियल वाइज लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का जब राइट आंसर आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर हो जाएगा राइट। ठीक है, बिल्कुल सही, ऐसे देखेंगे आप, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर बच्चों कि 7 वर्ष और उसके अधिक आयु के लोगों में साक्षरता जनसंख्या का अनुपात क्या कहलाता है? ठीक है, इसको बताएंगे कि बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही पेपर में आएंगे आपके। ऑप्शन ए सही हो जाएगा साक्षरता दर। ठीक है, चलिए अब देखिए 17 नंबर के जो क्वेश्चन है बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, क्या कर रहा है कि नीचे दो कथन दिया गया है, अभिकथन ए और कारण आर। देखिए अभिकथन ए और कारण आर, कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प का आपको चयन करना है। देखिए कथन ए को पढ़ना है कि पोलैंड में पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक बन गई। कारण आर है
कि भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब इस क्वेश्चन में आपको इसके आधार पे आपको चूज करना है कि कौन से ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर देखिए पहला कथन भी सही है, कारण भी सही है। ये जो कारण है ना, ये कारण आपके क्या है, कथन की व्याख्या कर रहा है। तो कैसे करना है, अभी कथन ए और कारण आर दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है, तो आपको ऑप्शन ए चूज कर लेना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इंग्लिश में देख लेंगे आप। चलिए 18 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कथन क्या कर रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, बिल्कुल सही है। अब भारत में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कथन ये है कि जैव विविधता, ठीक है ध्यान से देखेंगे आप, कि जैव विविधता के संदर्भ में भारत काफी समृद्ध देश है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे कि भारत में वन्य जीवों का शिकार प्रतिबंधित नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो अब देखिए अब आपको ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अभी कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। ठीक है, चलिए 20 क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में देख लेंगे आप। 20 क्वेश्चन में आप देखते हैं कि भारत एक विकसित देश है, बिल्कुल गलत है। भारत विकसित नहीं, भारत क्या है, विकासशील है। भारत क्या है, विकासशील है। ठीक है, दूसरा कि भारत की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2017 के विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार $1820 प्रति वर्ष है। देखिए ये तो गलत आपका है लेकिन ये सही है। ठीक है, इसलिए आप जब देखेंगे तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अभी कथन ए गलत है परंतु कारण आर सही है। ठीक है, इसके पहले हमने एमसीक्यू क्वेश्चन को कर लिया था, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए। तो अब करने वाले हैं यहाँ पर हम खंड ख लघु उत्तरी क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 को हम देखेंगे। ठीक है, कि गठबंधन सरकारों ने सत्ता में साझेदारी एवं राज्य सरकारों की स्वायत्तता की नई संस्कृति को जन्म दिया है, कथन के संदर्भ में तर्क दीजिए। ठीक है, इसके पहले हमने 20 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू के रूप में कर लिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है बच्चों। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पर कि केंद्र सरकार में क्षेत्रीय दलों की भागीदारी बढ़ी, राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से भंग करना मुश्किल हो गया। इसके अलावा कोई और भी आप पॉइंट लिखना चाहे लिख सकते हैं, ये ऑफिशियल आंसर की से किया जा रहा है। ठीक है, चलिए यह क्वेश्चन अब अथवा देखते हैं कि संघवाद की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर संघवाद की किन्हीं दो विशेषता के रूप में आप यहाँ पे देखेंगे, इसके आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। ठीक है, क्या दिया है यहाँ से ध्यान से देखेंगे कि 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार होती है, सभी सरकारों का अपना अधिकार क्षेत्र होता है, अधिकारों का स्पष्ट वर्णन संविधान में है, न्यायपालिका निर्णय की भूमिका में, आय के निश्चित स्रोत होते हैं सबके। ठीक है, नंबर 22 को देखते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नारीवाद को परिभाषित कीजिए। नारीवाद को परिभाषित करना है। नारीवाद की परिभाषा आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ तक देखिए क्या दिया हुआ है कि औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष। ठीक है, दूसरा है कि सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के पक्षधर। ठीक है, आगे देखिए क्या है। 3 क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्या कर रहा है कि सतत पोषण विकास के संदर्भ में एजेंडा 21 के महत्व के बारे में बताना है। तो एजेंडा 21 के जो महत्व है यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से आप लिख लेंगे। ठीक है, क्या दिया है कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और भविष्य की आवश्यकता का स्थान ध्यान रखते हुए विकास करना। ठीक है, अगला कि एजेंडा 21 सतत पोषणी विकास की एक कार्यसूत्री है। अगला है कि विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 24 कि देश के विकास के लिए विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न हो सकती हैं, कथन की पुष्टि कीजिए। चलिए देखते हैं आंसर। 24 के आंसर यहाँ से देखेंगे आप लोग। पहले पॉइंट में कहा जा रहा है यहाँ पर कि प्रत्येक व्यक्ति की आकांक्षाएं एवं इन्हें अलग अलग है। देखिए आकांक्षाएं और यहाँ पर लिखेंगे ये इच्छाएं होगी। ठीक है, ये से इच्छाएं कर लेंगे। आकांक्षाएं एवं इच्छाओं पर परस्पर विरोध संभव है। एक व्यक्ति के लिए विकास दूसरे व्यक्ति के लिए विनाश भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम नेक्स्ट
टाइप के क्वेश्चन देखेंगे खंड ग यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है यानी कि 25 क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में ऑटोवन बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन कीजिए। देखिए चलिए इसके आंसर देखते हैं। यहाँ पर ऑटोवन बिस्मार्क की भूमिका हम देखते हैं यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पर पॉइंट के रूप में है, आप चाहे कुछ भी लिख सकते हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा, आपका गलत नहीं होने वाला है। तो पहले इसकी भूमिका थी कि प्रशासक के प्रमुख सबसे प्रमुख मंत्री थे, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण के जनक माने जाते हैं बिस्मार्क को, ठीक है। प्रशासक की सेना और नौकरशाही की मदद से एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। अब आगे देखिए क्या करना है। अब आगे आपको करना है कि काइजर विलियम प्रथम को नए जर्मन साम्राज्य का सम्राट बनाने में महत्वपूर्ण योगदान, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया अथवा वाला। अथवा में क्या करना है आपको कि इटली के एकीकरण में जूसेफ मैसिनी की भूमिका का वर्णन करना है। तो जूसेफ मैसिनी का वर्णन आपका यहाँ पर है, यहाँ से दिया गया है। ये देखेंगे क्या कह रहा है कि इटली के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे, कार्बोनरी नामक गुप्त संगठन के सदस्य थे। कौन? मैसिनी, ठीक है। और इन्होंने 2 संगठन का स्थापना किया था, यंग इटली और यंग यूरोप का इन्होंने गठन किया था। इटली के एकीकरण के प्रबल समर्थक थे, राजतंत्र का विरोध और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों का समर्थन किया था इन्होंने, ठीक है। यहाँ पर 26 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं कि बेल्जियम द्वारा उठाए गए उन कदमों का वर्णन कीजिए जिन्होंने वहां गृहयुद्ध की संभावना को टाल दिया था, ठीक है। 26 क्वेश्चन का आंसर यहां से लिखेंगे कि केंद्रीय सरकार में फ्रेंच भाषी, और ये आपका डच हो जाएगा, ठीक है। ये होगा डच कि डच भाषी मंत्रियों की समान संख्या, राज्य सरकारों को स्वायत्तता, राजधानी ब्रुसेल्स में अलग सरकार, संस्कृति, शिक्षा, भाषा आदि मसलों के लिए सामुदायिक सरकार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर है कि जल संरक्षण के कुछ उपाय बताइए। जल संरक्षण के उपाय आपको बताना है। जल संरक्षण के उपाय को आपको स्वयं करना। देखिए जल संरक्षण के उपाय को आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि हमें क्या है, वर्षा जल का संग्रहण करना चाहिए, हमें ज़्यादा मात्रा में जल को बर्बाद नहीं करना चाहिए, या कोई भी नल खुला हुआ है तो उसे हमें बंद कर देना चाहिए। और हमें क्या है कि सावर की जगह पे बाल्टी से नहाना चाहिए, ब्रश करते समय नल खुला नहीं रखना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 28 को, ठीक है, कि भारत में वनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया, आपको वर्णन करना है। देखिए भारत में क्या, जो वनों का जो वर्णन किया गया वो 3 आधार पर किया गया है, आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन, ठीक है। अब इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि आरक्षित वन क्या होते हैं, रक्षित वन क्या होते हैं, अवर्गीकृत वन क्या होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 कि सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को सकल घरेलू उत्पाद की गणना में क्यों शामिल किया जाता है, आपको बताना है इसके आंसर। इसके आंसर यहाँ पर दिया है कि किसी देश के भीतर किसी वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। अगला है सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था की विशालता दिखाता है। एक ही वस्तु के मूल्य की गणना बार बार न हो, इससे बचने के लिए केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना की जाती है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, लॉन्ग क्वेश्चन को करने वाले हैं। खंड घ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 30 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर है कि सत्ता में साझेदारी के समर्थन में तर्क दीजिए, ठीक है। समर्थन में तर्क देना है, इसका आंसर देखते हैं। 30 नंबर के आंसर पहले पॉइंट में लिखेंगे कि सत्ता की साझेदारी में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता से बचने के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। बहुसंख्यकवाद पर लगाम लगता है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। सरकार की वैधता बढ़ती है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अब अथवा वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है कि सत्ता में साझेदारी के विभिन्न रूपों का वर्णन करना है, ठीक है। देखिए सत्ता में साझेदारी के विभिन्न रूप के बारे में देखेंगे तो पहला है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में क्या है, क्षैतिक वितरण। दूसरा है विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा। विभिन्न सामाजिक समूहों में सत्ता का बंटवारा। दबाव समूहों और आंदोलनों शासन को प्रभावित व नियंत्रित करने का तरीका, ठीक है।
आगे दिया कि उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें अधिक से अधिक नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर 31 क्वेश्चन को देखेंगे कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। कथन की आलोचना करना है। ठीक है, यह जो कथन है महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया है। ठीक है, लिखेंगे कि गांधी जी का यह विचार संसाधन के संरक्षण से संबंधित है कि हमारे पास तो इतना संसाधन है कि हम लोगों की जरूरत पूरा कर सकते हैं, लेकिन सबकी पेटी भरने के लिए नहीं। ठीक है, उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन राष्ट्र के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध हैं। संसाधनों का विवेकहीन उपभोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती है। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। ये स्तर होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये अथवा वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहा जा रहा है कि संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया किस प्रकार है, स्पष्ट करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं संसाधन नियोजन के बारे में कि संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। भारत में संसाधनों की उपलब्धता में विविधता है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया आगे। अब यहाँ पर दिया कि इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय स्तर पर संतुलित नियोजन की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी और संख्याओं में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में विकास संभव नहीं हो पाया है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक संक्षिप्त नोट लिखना है। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आपने सुना होगा कि यह 13 अप्रैल 1919 में को घटित हुई थी। अमृतसर में मेले में शिरकत यानी शामिल होने के लिए जलियांवाला बाग का मैदान में से लोग जमा हुए थे। यहाँ उस समय क्या है, मार्शल लॉ लगा हुआ था। जनरल डायर के नेतृत्व में सिपाहियों ने अंधाधुंध गोलियां चला दी और वहां पर सैकड़ों लोग मारे गए, जितने लोग थे, क्योंकि निकलने का रास्ता एक ही था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर अथवा वाले क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यवसायी वर्गों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यवसायी वर्गों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, इसके आंसर यहाँ पर देखते हैं, दिया हुआ है सविनय अवज्ञा के बारे में कि व्यवसायी वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया। वे भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध कर रहे थे। उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी, आयातित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से इनकार कर दिया। ज्यादातर व्यवसायी स्वराज को एक पैसे के रूप में देखते थे जहां औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होंगी और व्यापार और उद्योग निर्बाध से फल फूल सकेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर कि जेब में रखा रुपया ये सब वस्तुएं और सेवाएं नहीं खरीद सकता है। ठीक है, जिसकी आवश्यकता आपको एक बेहतर जीवन के लिए हो सकती है। उदाहरण के माध्यम से इस कथन को आपको बताना है। ठीक है, कि कथन सार्वजनिक सुविधाओं के संदर्भ में कहा गया है। नागरिक कितनी भौतिक वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। उदाहरण, सामान्यतः व्यक्ति का धन प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता। कुछ वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना आवश्यक है। विद्यालय के अभाव में कई इलाके की लड़कियां शिक्षा हासिल नहीं कर पाती। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, ये आगे देखते हैं। क्वेश्चन किया कि आय के अतिरिक्त और कौन से कारक हैं जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वर्णन करना। ठीक है, यहाँ पर आंसर दिया इसका कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में नहीं सोचते बल्कि वे अपनी सुरक्षा, दूसरों के आदर और समानता का व्यवहार पाना, आज़ादी इत्यादि के बारे में सोचते हैं। शिक्षण सुविधाओं की उपलब्धता, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वच्छ वातावरण, संक्रामक रोगों से मुक्ति, सार्वजनिक सुविधाएं। अब जो देखिए अब
हम क्या पैराग्राफिक क्वेश्चन करने वाले हैं केस स्टडी के बारे में। अब आपको करना क्या कि ये देखिए, ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तो वीडियो को लंबी हो जाएगी, वीडियो को पॉज करके ये पैराग्राफ को आप पढ़ लेंगे, ये सारे पैराग्राफ को आप पढ़ लेंगे। अब इस पे आधारित क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 3 दिया है कि भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम क्यों हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि ब्रिटिश कारखाने में किस तरह का उत्पादन हो रहा था। तीसरा है कि युद्ध का भारतीय बाजारों पर क्या प्रभाव पड़ा। इसके आंसर सबको देखते हैं, ठीक है। इसके आंसर देखते हैं। देखिए पहले का आंसर आप लिख लेंगे यहाँ से कि क्योंकि ब्रिटिश कारखाने सेना की जरूरत को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे। दूसरे के आंसर लिखेंगे कि युद्ध की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तीसरा है कि ब्रिटेन से आयात कम हो गया, भारतीय बाजारों को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया, नए कारखाने लगाए गए, ठीक है। तो देखिए अगले पैराग्राफ को देखेंगे 35 वाले को, इसको भी आप पढ़ लेंगे, ठीक है। और इसके आंसर को हम सीधे करते हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है। वीडियो को पॉज करके जरूर पढ़ लेंगे आप। देखिए इसमें क्वेश्चन पहला दिया है कि विकेंद्रीकरण को परिभाषित करिए, ठीक है। तो अब चाहे तो इसके आंसर आपको यहीं से मिल सकता है कि देखो दिया है कि जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियों को लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण, ठीक है। आपके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। दूसरा है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण से लोकतंत्र की बुनियादी विचार बताइए। तीसरा है कि स्थानीय स्तर लोगों को भागीदार बनाने से लोकतंत्र किस प्रकार मजबूत हुआ है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना है, ठीक है। तीनों को आंसर यहाँ देख लेंगे कि जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियों को लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। दूसरा है कि कई मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर अच्छे ढंग से हो सकता है। तीसरा है कि धन का सही जगह पर इस्तेमाल, चीजों का अधिक कुशलता से उपयोग, लोगों की सीधी भागीदारी, ठीक है। अब ये पैराग्राफ को देखेंगे 36 क्वेश्चन के, ठीक है ना। ये सारे पैराग्राफ को पढ़ लेंगे। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है बच्चों। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि सरकार को मानव विकास के किस पक्ष पर जोर देने की आवश्यकता है, ठीक है। यहाँ पर दिया है कि भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है। तीसरा है कि भारत से कुपोषण दूर करने के उपाय बताइए। चलिए सबके आंसर देखते हैं। अगला देखिए क्या है कि सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, निर्धनता के लिए आवासीय सुविधाएं, भोजन और पोषण, ये पहले का आंसर है। दूसरा है मध्य प्रदेश। तीसरा है कि खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करना, रोजगार में वृद्धि, स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि खंड 4 मानचित्र आधारित प्रश्न है। 37 का ए अभी 2 क्वेश्चन करना है। पहला है कि भारत के दिए गए राजनीतिक मानचित्र पर 2 स्थान ए बी अंकित किया गया है। इन स्थानों को नीचे दी गई जानकारी की सहायता से पहचानिए और उनके निकट खींची गई रेखाओं पर लिखिए। देखिए पहला में दिया है क्या फिल करना है कि वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो वह स्थान आपका मद्रास है, ठीक है। ये भर लेना आपको है मद्रास कहां पर है। दूसरा है कि वह स्थान जहां गांधी जी ने नील कृषि के लिए सत्याग्रह आयोजित किया था, तो वह चंपारण बिहार में है, ठीक है। बी देखते हैं, बी क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के इसी राजनीतिक मानचित्र में आपको क्या है, इनमें से किन्हीं 3 स्थानों को भरना है। सलाल बांध, टिहरी बांध, राणा प्रताप सागर बांध, तुंगभद्रा। चलिए देखते हैं आंसर को। देखिए पहले आपको क्वेश्चन में जो 37 का ए था उसमें ये मद्रास आपको यहाँ पर दिया है और यहाँ पर देखिए चंपारण दिया है, बिहार में है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या पूछा गया था, सलाल बांध यहाँ पर दिया है जम्मू कश्मीर में, टिहरी बांध उत्तराखंड में है, राणा प्रताप सागर बांध आपके राजस्थान राज्य में है, तुंगभद्रा आपके कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। इस तरीके से हमने क्लास 10th के जो क्वेश्चन पेपर था उसके आंसर को हमने कंप्लीट कर लिया है। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा।